नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 102 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो 5 के पांचों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा छठा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विकेंद्रीयकरण की चर्चा कीजिए। यानी कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान का जब आप अध्ययन करते हो तो ये एक संघीय ढांचे को निर्माण करता है। संघीय संघवाद का मतलब यह है कि जहाँ पर दोहरी सरकारें हों, शक्तियों का बंटवारा हो, सर्वोच्च न्यायपालिका हो, संविधान लिखित में हो, तो हम कहेंगे भाई उस देश का जो ढांचा है वो कैसा है, संघीय ढांचा है। हालांकि भारत एक संघीय देश नहीं है, अर्ध संघीय देश है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दी गई है। तो भारतीय संविधान में जब आप केंद्र की शक्तियाँ पढ़ते हो, राज्य की शक्तियाँ पढ़ते हो, तो ये यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत का जो ढांचा है वो संघीय ढांचे से मिलता जुलता है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उनके अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। यानी कि केंद्र सरकार जो जो कार्य उसको दिए गए हैं वो स्वतंत्र रूप से कर सकती है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है, उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम केंद्र और राज्य के बीच में संबंध पढ़ते हैं तो ये संघीय ढांचे पर आधारित हैं। भारतीय जो संविधान है वो संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को विधायी शक्तियां भी दी गई हैं, यानी कानून बनाने की शक्तियां भी दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियां यानी कि सरकार चलाने की शक्तियां भी दी गई हैं। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल पावर भी दी गई है कि भाई टैक्स वगैरह की वसूली आप कहाँ से करोगे। तो संविधान का जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र सरकार की विधायी शक्तियां अलग हैं, जिसका निर्माण संसद में होता है। राज्य सरकार की विधायी शक्तियां अलग हैं, जिनका निर्माण विधानसभा में हो रहा है। कार्यकारी शक्तियां अलग हैं, वित्तीय शक्तियां अलग हैं कि कौन से टैक्स केंद्र सरकार लेगी और कौन से टैक्स राज्य सरकार लेगी। और ये सब चीज़ें जो हैं वो डीपली लिखी हैं कहाँ पर, अनुसूची नंबर 7 में। तो भारतीय संविधान जब बना था तो टोटल 8 अनुसूचियां थी, इस समय 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं अनुसूची में अनुसूची नंबर 7 में लिखा है क्या, शक्तियों का बंटवारा। तो अनुसूची नंबर जब 7 आप पढ़ते हो तो शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है यूनियन लिस्ट जिसे हम संघ सूची कहते हैं, एक है स्टेट लिस्ट जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, और एक है कंकरेंट लिस्ट जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। यानी कि संविधान की 7th नंबर के जब आप शेड्यूल पढ़ते हो तो उसमें 3 लिस्ट बनी हैं। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे काम लिखे हुए हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी कि केंद्र सरकार की सारी शक्तियां कहाँ लिखी हुई हैं, यूनियन लिस्ट में, कि भाई सरकार इन सभी चीज़ों पर कानून बना सकती है। जैसे मान लो रक्षा, तो रक्षा का जो मामला है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। जैसे आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, ये सब किसके मामले में आएंगे, ये सब आएंगे केंद्र सरकार के मामले में। राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो देश की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम है, कानून है, वो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश मामले, जितनी भी विदेश नीति है वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगी। संचार, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, करेंसी यानी कि मुद्रा, बैंकिंग सेक्टर, ये सब क्या है, यूनियन लिस्ट में है। तो इस समय यूनियन लिस्ट में लगभग 100 सब्जेक्ट हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब संविधान बना था तो ये लगभग 97 थे। तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा कितने लिस्ट में किया गया है, तो 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और ये तीनों लिस्ट कहाँ लिखी हुई हैं, शेड्यूल नंबर 7 में, यानी कि अनुसूची नंबर 7 में। अब स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। तो स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर सरकार, केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हर राज्य का अपना अलग अलग होगा। स्वास्थ्य जो विभाग है वो हर राज्य का अपना अलग अलग होगा। कृषि जो क्षेत्र है वो राज्य सरकार के पास पावर होगी। लोकल गवर्नमेंट राज्य सरकार के पास पावर होगी। इस समय 61 विषय हैं, शुरुआत में 66 विषय थे राज्य सूची में। तो इससे पता चलता है कि देखो, राज्य सरकार के पास 66 विषय काम करने के लिए हैं और केंद्र सरकार के पास 100 विषय हैं। तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हुई ना, तो इसलिए स्टेट और केंद्र के कई बार क्या होते हैं, संबंध खराब रहते हैं कि स्टेट को तो पावर कम दी गई है और केंद्र को पावर ज़्यादा दी गई है। अब तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। इसमें वो विषय शामिल हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। वन के क्षेत्र पर, विवाह के क्षेत्र पर, दिवालियापन जैसे जो विषय हैं, इन सब पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी। शुरुआत में इसमें 52 थे, अब 47, शुरुआत में 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में। अब देखो विवाद क्या है, तो विवाद विवाद आपको समझ में आ गया है कि केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई और राज्य को कम पावर दी गई है। तो अगर भाई केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है तो राज्य ज़्यादा पावर की डिमांड करेंगे और इसी वजह से हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होता रहता है।
इसके अलावा एक आर्टिकल है 356, आर्टिकल 356 को लेकर भी विवाद होता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है। यानी कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है और वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसको लेकर ना विवाद रहते हैं, क्योंकि कई बार केंद्र सरकार जो है वो राज्यों पर अपनी मनमानी थोप देती है और आर्टिकल 356 का यूज़ कर लेती है। जैसे कि अगर आप बात करोगे 1957 के केरल चुनाव की, तो 1957 के केरल के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, तो कांग्रेस ने वहाँ पर आर्टिकल 356 का यूज़ किया और कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ से हटा दिया और फिर दोबारा चुनाव करवाए और खुद जीत गई। तो हमारे देश में 100 से ज़्यादा बार आर्टिकल 356 का यूज़ हो चुका है और ये सारा सारा कांग्रेस के एरा में हुआ था। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशनशिप की, यानी कि वित्तीय संबंधों की। तो वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण राज्य और केंद्रों के बीच में एक आयोग बनता है, वित्त आयोग, उसकी अनुशंसाओं के माध्यम से होता है। यानी कि एक वित्त आयोग होता है और ये वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि केंद्र सरकार को कौन कौन से कर प्राप्त करने चाहिए, राज्य सरकार को कहाँ कहाँ से पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, करों का बंटवारा कैसा होना चाहिए, सब्सिडी कहाँ दी जानी चाहिए। उस हिसाब से केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध स्थापित होते हैं। हालांकि राज्य सरकारों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ज़्यादा कर वसूलती है जबकि बजट में उतना पैसा उन्हें देती नहीं है, इसलिए विवाद होता रहता है। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है यह हमारे देश की संघीय विशेषता को दिखाता है। यह देश की एकता को स्थापित करने के लिए, क्षेत्र की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। और केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर इसलिए दी गई है ताकि वो सभी राज्यों को एकजुट लेकर रख सके, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो साथ साथ भारत का विभाजन भी हुआ था। ऐसे में अगर राज्य सरकारों को ज़्यादा पावर दे दी जाती तो हो सकता है वो अलगाववाद की समस्या कर देती, क्योंकि आपको पता ही है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अलगाववाद की समस्या होती रहती है। तो भारत की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, इसलिए केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दी गई है। तो अगर क्वेश्चन आता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति को बंटवारा, तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत की संसद में विधायिका की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। यानी कि क्वेश्चन ये है कि संसद कानून कैसे बनाती है। तो भारत की संसद की अगर आप बात करोगे तो संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं, जनता हिस्सा लेती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव में जनता हिस्सा नहीं लेती है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले एक छोटा सा प्रोसेस समझा देता हूँ, उसके बाद फिर पढ़कर बताता हूँ। हमारे देश के लिए सारे कानून कौन बना रही है? संसद बना रही है, ठीक है। संसद के कितने हाउस हैं? दो, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब जैसा मान लो कोई भी कानून है, तो कोई भी कानून बनने से पहले होता है विधेयक। कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक। और विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं। एक विधेयक होता है सरकारी और एक विधेयक होता है निजी। सरकारी विधेयक वो होता है जो कोई मंत्री पेश करता है, और मंत्री को छोड़कर जब कोई और व्यक्ति विधेयक पेश करता है तो वो निजी विधेयक हो जाता है। अब देखो कोई भी विधेयक है, मान लो धन विधेयक को छोड़ दूं, तो यहाँ पर एक सामान्य विधेयक है, मान लो वो लोकसभा में गया, तो लोकसभा में पहले क्या होगा? उस विधेयक पर चर्चा की जाएगी, उसे कमेटी के पास भेजा जाएगा, कमेटी डिसाइड करेगी कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उसके बाद वापस से लोकसभा में आएगा, फिर उस पर चर्चा की जाएगी, डिबेट होगी और फिर वोटिंग होगी। फिर लोकसभा में अगर आधे से ज़्यादा लोगों ने हाँ कह दिया तो फिर वो मामला कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा में। सेम राज्यसभा में भी वही प्रोसेस होगा। अब मान लो राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया, अब जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो लोकसभा ने भी बिल पास किया, राज्यसभा ने भी बिल पास किया, अब कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उसे हाँ कह देते हैं तो विधेयक कानून बन जाता है, राष्ट्रपति अगर उसे ना कह देते हैं तो दोबारा से वापस बिल जो है जीरो पे आ जाता है। तो ये एक शॉर्ट में जो है ये शॉर्ट प्रोसेस है। अब इसे हमें लिखना कैसे वो सुनो। तो कोई भी कानून बनने से पहले क्या होता है? विधेयक होता है, और विधेयक की सबसे पहले क्या होती है? प्रस्तुति की जाती है। तो विधायिका में क्या होता है? सबसे पहला चरण जो होता है उसमें विधेयक का मसौदा तैयार किया जाता है। ये सरकारी विधेयक भी हो सकता है। फिर क्या होता है? यानी कि सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया, फिर इसे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में। लेकिन ध्यान रहे, विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो हम जनरल विधेयक की अगर हम बात करें तो ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस चरण में हम बताते हैं कि भाई विधेयक का टाइटल क्या है और उद्देश्य क्या है, यानी कि ये कानून क्यों बनाना चाहते हैं। इस पर कोई बहस नहीं होती, बस टाइटल बताया जाता है। फिर क्या होता है? फिर एक समिति यानी कि विशेष कमेटी को भेजा जाता है। कमेटी इस पे विस्तार से जांच करती है, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या प्रभाव हो सकता है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर वो कमेटी ये सारी चीज़ें बता के एक रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देने के बाद विस्तार से बहस की जाती है, यानी कि कमेटी से जब विधेयक पास आता है, बिल पास हो जाता है,
तो वापस से इस पर चर्चा होती है, इसे दूसरा पठन कहते हैं। बहस होती है, पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है। कानून क्यों बनना चाहिए, पक्ष ये बताता है, विपक्ष ये बताता है कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। फिर एंड में होगा मतदान। हर एक धारा पर मतदान किया जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों पर सहमति होंगी तो वो चीज़ें पारित हो जाएंगी। तीसरा पठन होता है, इसमें विधायक के पूरे पाठ पर अंतिम बहस होती है और फिर इसे बहुमत के लिए भेज दिया जाता है। तो अगर पहले वाले सदन से बिल पास हो गया तो दूसरे सदन में आएगा, दूसरे सदन में भी सेम प्रोसेस होगा जो पहले सदन में हुआ था। और अगर दूसरे सदन से ही बिल पास हो गया तो बिल किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। तो दूसरे सदन से भी अगर विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। ये राष्ट्रपति की पावर है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की संसद में विधायिका की जो प्रक्रिया है इसको बहुत विस्तार से लिखा गया है। कोई भी जो कानून है वो कानून बनने से पहले विधेयक होगा, उस पर समीक्षा की जाएगी, बहस की जाएगी, विचार विमर्श किए जाएंगे, लोकतंत्र के सिद्धांतों के हिसाब से उस पर चला जाएगा और फिर एक पूरे पूरे प्रोसेस से उसको लागू किया जाएगा। और फिर भी अगर किसी चीज़ का पालन नहीं हो रहा है तो न्यायपालिका बैठी है, वो फिर से इसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि संविधान सभा की दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। यानी कि जो हमारी संविधान सभा है उसके क्या दार्शनिकता है, क्या फिलॉसफी है और क्या आइडियोलॉजी है। तो जब आप भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, वो सभा जिसके आदर्श ऐसे थे जो हमें संविधान में दिखाई देते हैं, वो सभा जो स्वतंत्रता संग्राम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे मिलकर बनी थी, वो सभा जो भारतीय समाज की जटिलताओं को जानती थी। और फाइनली उस सभा का गठन होगा इसलिए ताकि वो भारत को स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित कर दें। तो भारत की संविधान सभा की बात करें तो भारत की संविधान सभा में जो विचारधाराएं हैं, दार्शनिकताएं, वो ये हैं कि भारत की संविधान सभा को ब्रिटिश शासन का अनुभव था। भारतीय नेताओं को पता था कि संसदीय प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली थी। तो ब्रिटेन से जो भी हमने सब कुछ सीखा था उसको पूरा का पूरा झोंक दिया हमने संविधान को तैयार करने में। जब हमारे संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही है तो हमारे संविधान के जो सभा के नेता थे वो सारे सारे अपनी आज़ादी की लड़ाई में जो भी उन्होंने सीखा था वो बताया कि भाई न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिना न्याय के, बिना स्वतंत्रता के, बिना समानता के किस तरीके का संविधान होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो जो लड़ाई हमने आज़ादी के लिए करी, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए करी, तो वो आगे चलकर हमारी जनता को मिलनी चाहिए समानता, इसलिए मौलिक अधिकार रखे गए। हमारी संविधान सभा में बहुत सारी विचारधाराएं थी। हमारी संविधान सभा ने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया, जैसे अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, रूस का संविधान, जापान का संविधान, और जो भी वहाँ से अच्छे अच्छे तत्व थे वो अपने देश के संविधान में हमने ग्रहण किए हैं। हमारे देश की संविधान समाज समाजवादी विचारधारा से ही प्रेरित थी, जहाँ समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिए भी कुछ कार्य किए जाने की आशा थी। भारत की संविधान सभा जानती थी कि भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, समावेशिता यानी कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता थे, इनके विचार, इनके आदर्श हमारी संविधान सभा में दिखाई देते हैं। तभी तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि संविधान सभा की जो दार्शनिक भूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों से प्रेरित है, विचारधाराओं से प्रेरित है। ये भारतीय समाज की ऐसी विशेषता को शो भी कर रही है। इसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाता था जो सिर्फ लोकतांत्रिक ना हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में भी मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान जो बनना शुरू हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इस संविधान की विशेषता ये है कि हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। जब भारत का संविधान बना था तो इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय लगभग 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इतना किसी भी देश के संविधान में इतने आर्टिकल नहीं हैं। तो भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत दस्तावेज है, जो इसकी पहली विशेषता है। दूसरा यह है कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होगा, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होंगी।
हमारे देश के संविधान की अगली विशेषता यह है कि संघात्मक विशेषता है, यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां अलग अलग तरीके से 7वीं अनुसूची में बांटी गई हैं। हमारे संविधान की अगली विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, सभी जनता को मौलिक अधिकारों को प्रोवाइड करवाता है। संविधान के भाग 3 में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, जो सरकार भी उससे नहीं छीन सकती। भाग 4 में सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें हम नीति निषेध सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, इसके लिए मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर सरकार कोई भी कानून अपनी मनमानी से बनाती है तो न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद उस कानून को निरस्त भी कर सकता है। हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। और समय के साथ बदलती परिस्थितियों के साथ संविधान में परिवर्तन भी किया जा सकते हैं, संशोधन भी किया जा सकता है, ये भी हमारे संविधान में लिखा है। यानी कि संविधान को समय और परिस्थितियों से बदलने के लिए खुद संविधान कह रहा है आर्टिकल नंबर 368 में। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत के संविधान की जो ये विशेषताएं हैं, ये इसको अद्वितीय बनाती हैं, विश्व में सबसे अनोखा संविधान बनाती हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसके विचारांश को दिखा रही है, इसकी दार्शनिकता को शो कर रही है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चनों की चर्चा इस पीडीएफ में की गई है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, वहाँ आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, असाइनमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ परचेस करनी है तो पेड पीडीएफ भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, महात्मा गांधी ये चाहते थे गांव के लोगों को गांव में ही न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए पंचायतें होनी चाहिए। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने पंचायतों का निर्माण उस समय नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग जगह से आवाज़ उठती गई और फाइनली 1992 में भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया गया और पंचायतों का संवैधानिकरण किया गया और 1993 में इसे लागू कर दिया गया। तो 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था, इसके माध्यम से संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इसमें आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक पंचायती राज संस्थाओं के बारे में लिखा गया है। सबसे पहली बात तो ये, जो हमारी पंचायत है ना, ये 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि 3 स्तर पर होगी, जहाँ हर गांव की ग्राम पंचायत होगी, फिर ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समितियाँ होंगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक जिला परिषद होगी। यानी कि पंचायतों का स्ट्रक्चर कितनी जगह पर होगा? 3। हर गाँव की एक ग्राम सभा होगी, फिर मंडल होगा और फिर उसके आगे डिस्ट्रिक्ट होगा। ग्राम सभा प्रत्येक गांव में सभी पंजीकृत मतदाताओं की सभा होगी। ये प्राथमिक इकाई होगी, गांव की जितनी भी आवश्यकता है, विकास योजना है, उसकी प्लानिंग यही करेगी। शक्तियों की बात करें तो पंचायत को 29 काम दिए गए हैं और ये सारे काम 11वें नंबर की शेड्यूल में लिखे हैं। टोटल 12 शेड्यूल है हमारे संविधान में, उसमें शेड्यूल नंबर 11 में पंचायत की शक्तियाँ लिखी गई हैं। जैसे कृषि से रिलेटेड काम, सिंचाई से रिलेटेड काम, जल प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय परिवहन, ये सब पंचायतों के कार्य होंगे। पंचायतों को कुछ शुल्क लगाने की शक्तियां भी दी गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इन्हें अनुदान भी दिए जाते हैं। पंचायतों की बात करें तो हर 5 साल में इनका चुनाव होगा, जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति शासन में अपनी भागीदारी निभा सके। चुनौतियां ये हैं कि पंचायतों को जितने कार्य हैं उस हिसाब से फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं दिया गया है, तो इसलिए वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाती हैं। आवश्यकता है कि उन्हें वित्तीय कमजोरियों को दूर किया जाए और लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। पंचायतों के पास प्रशासनिक क्षमताएं नहीं होती, तो योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती, बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ चुनौतियां हैं। निष्कर्ष ये है कि भारतीय संविधान में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये इसलिए बनाई गई ताकि लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए, हर एक व्यक्ति जो है राजनीति में भागीदारी कर सके। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं, सबको ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ों के बारे में सोचना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन 10 क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आया तो हम डेफिनेटली कर देंगे। इसके अलावा कुछ 4-5 चैप्टरों की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, बहुत अच्छे से एक एक लाइन मैंने वहाँ समझाई है, तो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं आपसे बीपीएससी 101 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।